हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है मलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए मलिकन साइंटिस्ट द्वारा एक क्या दिया गया, स्केल दिया गया। पिछले क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होता है, इसी के कारण उसको हम क्या करते थे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते। इसी सब चीज को देखते हुए कुछ साइंटिस्ट आए जो कि क्या किए, अपने अपने हिसाब से स्केल दिए कि भाई इस स्केल से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करके बता सकते हो कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, नहीं किसका ज्यादा है किसका कम है। तो ये सब बातें किए थे। तो अभी आप लोग हेडिंग लगा लीजिए मलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, तब जाकर के ये क्लियरली समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये हम बताते आए हैं आपको पहले से भी, और इसका एक पर्सनल वीडियो भी बना हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जिसपे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। नहीं, पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, किधर से किधर जाने पे घटता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशंस क्या होता है, इसका ट्रेंड्स क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में पूरा डिटेल डिस्कस किए थे। इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो सब का पूरा डिटेल्स डिस्कशन किए हैं। तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में क्या है, उपलब्ध है, जो कोई नहीं देखा है जाकर के देख सकते हो। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, बस थोड़ा सा इसको होता क्या है इसको बस बात करेंगे। तो इससे पहले आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कहां पे होता है, कोवलेंट बॉन्ड में। वैसा कंपाउंड जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना है, नहीं वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे समझो कि मान लो कि कोई एलिमेंट है 1 और इसका एटम है A, उसी प्रकार से एक और एलिमेंट है कोई दूसरा 2, इसका एटम है B। क्लियर। तो ये दोनों एटम A और एटम B मींस एलिमेंट 1 का एटम और एलिमेंट 2 का एटम दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, एटम A का एलिमेंट 1 का एटम और एलिमेंट 2 का एटम दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके। तो ये दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके और क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब होगा क्या कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एटम बी जो है वह एटम ए के इलेक्ट्रॉन को हो सकता है कि अपने तरफ खींचना चाहे, नहीं तो ये जो अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होगा इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम बी जो है वह एटम ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कुछ ज्यादा खींच रहा होगा, तो क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बी का ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ए। या तो फिर यह भी हो सकता है कि एटम ए जो है वह एटम बी के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। पॉसिबिलिटी तो दोनों हो सकता है। तो ये कह सकते हो आप सिंपली वर्ड में कि जो एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो खींचने का टेंडेंसी होता है कोवलेंट बॉन्ड में, वैसे को क्या कहते हैं, वैसे चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो इसको एक और एग्जांपल से भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, आपको देते हैं HCl का एग्जांपल। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 6 और 1 यहां पे 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन का और हाइड्रोजन का 1। अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को यहां पे दे दे तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यहां पे 8 हो जाएगा। और अगर क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोनों खींच सकता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लोरीन जो है इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा और ये बेचारा क्या है, कमजोर है। तो ये इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
तो इसको खींचना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। तो क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो जो ज्यादा इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह मोर होगा एज कंपेरिजन टू किससे, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। या इसी को दूसरा शब्द में लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। क्लियर है? तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट, आपको जो कि मालूम होना चाहिए आपको मॉलिक्यूल का स्केल पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता था वो कैसा क्वांटिटी होता था, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होता है। नॉन मेजरेबल क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते। ठीक है, आप तो केवल कंपेयर करके बता रहे हो कि इसके पास ज्यादा खींचने का टेंडेंसी है, इसके चलते क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप तो इसका एक एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पा रहे हो कि क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, हाइड्रोजन से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी के चलते कहा गया है कि ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप पता नहीं कर सकते। तो ये सब को देखते हुए स्केल आया था, नहीं जो कि बता सके कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है, मींस दोनों के बीच का डिफरेंस बता सके। नहीं, तो इसी के लिए स्केल आया था। तो कौन कौन सा स्केल आया था, तो पाउलिंग स्केल आया था। नहीं, फिर आपका आया मॉलिक्यूल, फिर आपका आया रोचो, फिर आपका कौन आया, जेफ स्केल, बहुत सारा स्केल आया। तो पॉलिंग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलिंग क्या बताए थे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बताए सबको सेम थे, लेकिन सबको का स्केल देने का तरीका बस अलग था। तो पॉलिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिंग को इस क्लास में बात नहीं करेंगे। इस क्लास का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद फिर और भी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें कि रोचो और जेफ को देखेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें थी। आप इसको थोड़ा सा कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स द्वारा स्केल कौन सा दिया गया था, तो फटाक से नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 नोट कर लिए। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे यही चीज देखेंगे कि रॉबर्ट मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल थे ये क्या दिए अपने स्केल्स में। ठीक है, और किस बेसिस पे दिए उस चीज को देखते हैं। तो इनका मॉलिक्यूल का जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट मॉलिक्यूल। क्या नाम था, रॉबर्ट मॉलिक्यूल। ये एक डेवलप्ड अमेरिकन क्या थे, केमिस्ट भी थे और फिजिसिस्ट भी थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में, किसके बारे में, रॉबर्ट मॉलिक्यूल के बारे में। अब जो है ये अपना एक स्केल दिए। स्केल जो ये दिए वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों के कॉन्सेप्ट पर दिए। क्यों ये दोनों को कॉन्सेप्ट पे दिए, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अफेक्ट करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों के हेल्प से इन्होंने अपना एक स्केल दिया। अब इससे पहले, स्केल को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है उसको देख लीजिए, क्योंकि दोनों आपस में एक रिलेटेड टर्म भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, बहुत सारा ऑर्बिट है। हम यहाँ पे एक दो ही बनाए हैं जो कि आपको आसानी से दिखे। तो इस ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूवमेंट करता है, घूमता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है, बाहर कहां पे निकालना है, इन्फिनिटी पोजीशन पे। और इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी पोजीशन कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी कहने का मतलब कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। इन्फिनिटी कहने का मतलब आपको हम पहले भी बताए थे जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर। आप इतना ना समझ लीजिए कि बहुत दूर, ठीक है, क्योंकि बात किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन जानते हो कितना छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है। कहां पे,
इन्फिनिटी पोजीशन पे, और इस ऑर्बिट से इन्फिनिटी पोजीशन बाहर तक निकालने में जो एनर्जी लगेगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? फिर से सुनिए, न्यूक्लियस, बाहर में ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। बाहर कहां पे निकालना है? इन्फिनिटी पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी पोजीशन क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी पोजीशन 2 सेंटीमीटर मींस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इन्फिनिटी पोजीशंस पे निकाल रहे हैं तो हमको क्या होगा? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। क्यों? न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसको अच्छे से पकड़ के रखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा। क्लियर? तो बहुत केसेस यहाँ पे हो रहा है, इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पोजीशंस पे निकालना मुश्किल होगा, और जो निकालने के लिए एनर्जी चाहिए तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, और वो मैक्सिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा उसी एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब फिर से हम बात करते हैं एक चीज और, जो कि दूसरा टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? देखिए, न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है? ऑर्बिट है। बहुत सारा ऑर्बिट होगा, हम यहाँ पे केवल एक ही तो दिखाए हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे पहले से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। वो चीज हम नहीं दिखाए हैं क्योंकि हमें स्पेसिफिक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम में। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम क्यों बात करते हैं वो सब कुछ पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। तो मान लीजिए कि बाहर में एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हमें इस ऑर्बिट तक भेजना है। मींस इस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में पहुंचा देना है। तो ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, यहां से इस ऑर्बिट में लाने के लिए कुछ मतलब कि एनर्जी कुछ नहीं करना होगा। पहले से क्या होगा? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो आप जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाइएगा तो न्यूक्लियस इसको खींचना चाहेगा बाहर से, तो मान लीजिए अपने ऑर्बिट में ले लेगा। लेकिन जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंटर करेगा, तो यहां से क्या होगा? एनर्जी कुछ रिलीज होगा। क्या होगा? कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा इसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बाहर में है, इसको हमको ऑर्बिट में इंटर कराना है। ऑर्बिट में इंटर कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से लेना चाहेगा, खींचना चाहेगा, क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है और नेगेटिव जा रहा है, तो क्या करेगा? अपने ऑर्बिट में इसको रखना चाहेगा। और जब अपने ऑर्बिट में रखेगा तो क्या होगा? इस ऑर्बिट से कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और जो रिलीज एनर्जी होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम ये दोनों टर्म क्यों बताएं? क्योंकि मुलिकन जो है इसी दोनों थ्योरी के बेस पे अपना स्केल दिए थे। अब क्या बोले सो सुनिए। मुलिकन बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ले लेना है। जो कोवेलेंट बॉन्ड दिया हुआ है ना, जो कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनता है, उस कोवेलेंट कंपाउंड का आप आयोनाइजेशन एनर्जी पता कर लीजिए कि भाई उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, प्लस उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। जो आएगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा। ये बोल करके क्या मुलिकन चले गए। इससे पहले हम लोग पॉलिंग पढ़ चुके हैं। बाद में पता ये चला कि इससे अच्छा तो पॉलिंग का ही स्केल था। इन मुलिकन साहब के स्केल से अच्छा पॉलिंग का स्केल था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो बोल के चले गए अपने, मतलब कि आए और कुछ बोल करके चले गए। पॉलिंग का स्केल इससे अच्छा इसलिए था कि देखिए हुआ क्या, ये बोल के चले गए कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में मतलब बहुत सारे एलिमेंट है, और सब एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का हम क्या एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते ही नहीं है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानेंगे ही नहीं तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का स्केल क्या होगा? गलत हो जाएगा। हम उसका निकाल ही नहीं पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत का जानते ही नहीं तो कैसे निकालेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल से? तो ये स्केल इसी के चलते पॉलिंग के स्केल से
नीचे ही रह गया। पॉलिंग का स्केल इनसे अच्छा रहा नहीं, उसमें इफ बट नहीं आया, बट इनमें इफ बट आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत सारे एलिमेंट्स का हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसी के कारण इस फॉर्मूले को बाद में मॉडिफाई किया गया, मींस मॉडिफाई करके कन्वर्ट किया गया इस फॉर्मूले को, किसमें? पॉलिंग के स्केल में। तो पॉलिंग के स्केल में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया, एक इस फॉर्मूला से देखिए नया फॉर्मूला बनाया गया है, इसी के चलते यहां पे डैश लगा दिए हैं। कुछ नहीं किया गया, 0.374 नहीं इनटू ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, मींस जो x का वैल्यू है 0.374, ये जाई क्या है, x क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इसको कहां से आपको वैल्यू पुट करना है, ये वाले वैल्यू को, इस x का वैल्यू को पुट कर देना है। तो 0.347 x प्लस 0.17 मींस आपको इससे क्या करना है, पॉलिंग के स्केल में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत सारे एलिमेंट्स का हमें नहीं पता होता है, तो इस केस में ये स्केल वैलिड नहीं होगा। इसी के कारण इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, पॉलिंग में। और पॉलिंग का स्केल वैलिड था, उसमें कुछ इफ बट नहीं आया था। पॉलिंग अपना हिसाब से बताए भी थे कि आप जो है मान लीजिए विकिपीडिया के हिसाब से पता चला था कि हाइड्रोजन का 2.1 बताए थे, बाद में उसको भले ही मॉडिफाई करके 2.2 किया गया था। तो ये सब बातें हुए थे हम लोग पिछले क्लास में भी और इस क्लास में। तो मूल्यांकन के बारे में हम लोग देख लिए कि मूल्यांकन क्या दिए और उनमें क्या कमी था, जिसके कारण की पॉलिंग में उनको कन्वर्ट किया गया था उनके फॉर्मूला को। तो यही था मूल्यांकन के बारे में। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम न्यू साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, अल्बर्ट रॉचो के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।